गंदी बरसात। वो यहाँ से चली गई है, आज 7 दिन हो गए। कल जब अचानक उसको जिविल चौक में किसी पराये मर्द के साथ हाथ में हाथ मिलाए आराम से चलते देखा तो मैं चौंक गया। उस समय मेरे संस्कार पर एकदम हमला हुआ। सदा विवाहिता होकर वह इस तरह एक अपरिचित के साथ, ये कहाँ की दोस्ती है। न, ये तो कभी नहीं हो सकता। मेरे मुंह से एकदम निकल गया। मैंने उसको एक बार फिर देखा। हाँ, ये वही थी। वही, संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। दाएं की ओर मुड़कर जब वह मेरी आंखों से ओझल हो गई तो मेरे कदम कुछ क्षण के लिए रुक गए। सोचने लगा कि जो राह उसने अपना ली है, उसका अंत कितना विभत्स होगा, शायद ही वो इसकी कल्पना करती हो। मन में कई बार आया कि उसको कहीं पकड़कर पूछ लूं कि यह क्या माजरा है। कौन लगता है ये तेरा बेशर्म, किंतु विकल्प ने आज्ञा नहीं दी क्योंकि वह मुझसे झगड़ा करके चली गई थी। हम दोनों में झगड़ा होना कोई नई बात नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस बात पर इतना झगड़ा करते और फिर अपने आप कैसे सुलह होती। वैसे तो ये बात जरूर है कि यदि मुझे उसके साथ पट बातों के महायुद्ध में पराजय होती तो मेरा हुलिया एकदम तंग हो जाता। उस समय मैं उसके साथ बात भी नहीं करता। उस दिन मैं कुछ नहीं खाता, और यदि उसकी हार होती तो वह 2-3 दिन मायका चली जाती। पति पत्नी के झगड़ों में प्रायः पत्नी का पति को किसी न किसी प्रकार तंग करने की भावना प्रबल रहती है, किंतु यह ऐसा आग है जो उसके सीने में जलती है। कुछ समय बाद यह अपने आप बुझती है और जब ये पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है तो वह अपने आप घर वापस आती। कहती, खाना खाया? तो क्या मैं इतने दिनों खाली पेट रहता? मेरा गुस्सा किसने पकाया था सुरेंद्र के घर में? उसका इस तरह कहने में व्यंग्य होता। वहाँ क्यों खाता? मुझे भी पकाना आता है, ऐसी बात नहीं। मेरा उत्तर, पता है, सब कुछ जानती हूँ। जिसके कोमल हाथों से बर्तन खिसककर नीचे गिरे और टूट जाए, वह क्या खाना पकाएगा? ये कहकर उसके मुंह से हंसी का जोरदार फव्वारा छूट गया। वैसे तो सत्य कहती थी। खाना पकाने की कला सीखने में मैंने सारी उम्र कोई ध्यान नहीं दिया। वस्तुतः मौका ही न मिला इसको सीखने में, और जब कभी वो मायका चली जाती तो मुझे सुरेंद्र की पत्नी रीता आमंत्रण देती। बात को काटकर मैंने कहा, चाय का 1 कप देने की कृपा करें। तलब आया है। और चाय का यही 1 कप पीकर उस दिन मैं 4 बजे घर से बाहर आया। वापस लौटने में इसलिए देर हुई क्योंकि मित्र सुरेंद्र की पत्नी ने आज भी डिनर पर बुलाया था। पहले तो वहां जाने का विचार न था, किंतु बाद में सोचा कि आपत्ति भी क्या है। बेचारी आतिथ्य सत्कार करती है और यदि मैं आज वहां नहीं जाऊंगा तो वो जरूर सोचेगी कि कैसा इंसान है ये, बिना बुलाए आता है, और जब सादर बुलाया तो टाल गया। इस तरह मैं रात के 11 बजे घर पहुंचा। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। ज्यों ही मैं कमरे के अंदर आया, उसने कहा, इतनी देर कहाँ गए थे? भूख तो नहीं लगी है? खाना तो मैंने कब का खाया, अब सोना चाहता हूँ। मेरा उत्तर था, उद्धरण, खाना कहाँ खाया? उसका आश्चर्य, मुझे उसने आज डिनर पर बुलाया था। मेरे स्पष्ट शब्द, अच्छा तो ये बात है। कहा, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में। उसने होंठ विकृत करके कहा, पहले तो क्यों नहीं? मुझे वहां जाने का कोई विचार नहीं था। वस्तुतः बात यह है कि मैं किसी का आग्रह ठुकराना नहीं चाहता। मेरा उत्तर, बस समझी, सब कुछ समझी। उसकी झंझनाती आवाज, समझी तो क्या? मेरी समझ में क्यों नहीं आता? आदर सत्कार का उत्तर धिक्कार से नहीं दिया जाता। इसमें किसी गलतफहमी में रहना तुम्हारी भयंकर भूल के सिवाय और कुछ नहीं है। मेरे इस तरह के स्पष्ट शब्द, मैं नहीं जानता था कि मेरे ये वाक्य आग पर घी डालने के बराबर सिद्ध होंगे। वह मुझ पर बहुत नाराज हो गई। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया, आंखें चमकने लगीं। उस समय यदि उसके सामने हमारी भूख प्यास का एकमात्र संतान होता तो उसने उसी पर क्रोधाग्नि का शमन कर 2-3 लातें मारकर उसका भुरकस निकाला होता, किंतु सौभाग्य से वह उसके पास नहीं था। मेरे सामने मुंह मोड़कर उसने होंठ विकृत किए। इसके बाद सोने के कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। सोचा कि यहाँ आराम से बेड पर सो जाऊं,
किंतु उसने दरवाजे को अंदर से ताला लगाया। मैंने कुंडी खड़की किंतु उसने ताला नहीं खोला। बहुत गुस्सा आया उस पर। सोचा, कैसी औरत है ये, ऐसा मैंने क्या कहा कि वो इतनी नाराज हो गई। आखिर मैंने कौन सा अपराध किया। मैंने कुंडी एक बार फिर खड़की, फिर इस पर 2-4 लातें भी मारी किंतु उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं फिर रसोई घर में आया, कोट पतलून को वहीं पर उतारकर खूंटी पर लटकाया, फिर एक मैले कपड़े का शीट ओढ़कर वहीं पर लेट गया। कुछ क्षण बाद मेरी आंखें लग गईं। शायद ये रात्रि का दूसरा पहर था। मेरी नींद एकदम टूट गई। रसोईघर में बर्तनों की खनक सुनकर पहले लगा कि यहाँ कोई बिल्ली होगी जो चूहों का शिकार करती है। कुछ पल तक इसी प्रकार की खनक सुनकर जब मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं तो आश्चर्य हुआ। मैंने देखा वहाँ कोई बिल्ली नहीं थी, न ही किसी चूहे का शिकार किया जा रहा था। ये तो मेरी बिल्ली है जो चुपके से बैठी खाना खा रही है। मैं एकदम उठा, उसको देखते ही कहा, कौन? मैं हूँ, उसने कहा। फिर वह मेरे सामने बैठ गई। मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। मैं उसकी ओर देखना तक नहीं चाहता था। जी, मैं यहाँ तक आया कि उसका सर फोड़ दूँ। आखिर इसने मुझे क्या समझा है? मैं छोटा बच्चा तो नहीं। मेरी अपनी हैसियत है, अपना एक अलग व्यक्तित्व है। दफ्तर में 10 कर्मचारी मेरे मातहत हैं। जब मुझे उन पर हुकूमत करनी आती है तो ये किस खेत की मूली है? ये तो ठहरी नारी जात। मगर नहीं, ये सब मुझे अहंकार कहलावाता है। उसके प्रति मेरे दिल में सम्मान है। हम में छोटे मोटे झगड़े होते हैं। ये निराधार झगड़े कुछ नहीं मानो बरसात की बूंदें हैं जिन पर विश्वास नहीं कि कब बरसे और कब नहीं बरसे। इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, वह बोली, तुम वहाँ नहीं गए? कहाँ? जहनुम में। मैंने झंझनाकर कहा, जहनुम में क्यों जाओगे? रीता का घर जल गया। उसने एक बार फिर फिक्रा कसा, वहीं क्यों जाऊंगा? आखिर तुम क्या जानना चाहती हो? मैंने पूछा। सोने के लिए। जिसको रीता का बनाया दिन खाकर मजा आता है, उसी के पास जाकर हम बिस्तरी करने से भी मजा आएगा। उसके तीर जैसे शब्द। आज ये तुम क्या कह रही हो? वह तो बदचलन औरतों में से नहीं है। फिर भी किसी पर निरपराध शक लाना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। इस बार मैंने समझाते हुए कहा, चलो, मैं हारी, तुम जीत गए। जरा अपने आप को भी देखिए। इस ओढ़नी में कैसे खूबसूरत लगते हो। उसके होंठों पर हंसी के भाव एकदम थिरकने लगे। यहाँ क्या बचा था ओढ़ने के लिए? गधे की खाल। मैंने कहा, गधे की खाल क्यों? मैंने बेडरूम में बिस्तर लगाया है, वहीं सोएंगे। चलिए। उसके प्यार भरे शब्द। ये सुनकर जाने क्यों मैंने कुछ नहीं कहा। मैं एकदम पिघल सा गया, केवल उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखता रहा, और वह भी मेरी ओर कुछ क्षण के लिए ऐसे ही देखती रही। विवाह के बाद हमारे 5 वर्ष ऐसे ही बीत गए। इस कालावधि में हमने आपस में कितनी बार झगड़ा किया और कितनी बार हमारी सुलह हो गई, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये 5 वर्ष वस्तुतः स्मृतिस्वरूप घटनाओं का एक खजाना पीछे की ओर छोड़ गया है, किंतु गत 7 दिनों से जो बहाना बनाकर वह मायका चली गई है, उसके लिए किसी हद तक मेरा अपना दोष है। मगर मैं क्या करता? उस समय परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि मुझे उनसे झुकना पड़ा। मुझे क्या पता था कि उषा के साथ बात करना इतना महंगा पड़ जाएगा। उषा को मैंने रघुनाथ बाजार में देखा। वह शॉपिंग कर रही थी। हम भी यहाँ शॉपिंग करने आए थे। इसको अपने लिए एक नई साड़ी खरीदनी थी। पहले वह कई दुकानों पर अपनी पसंद की चीज देखने लगी। दुकानदारों से इसका मूल्य आदि पूछती रही। अंत में एक दुकान पर उसने एक साड़ी पसंद की। सौदा तय हो गया। दुकानदार ने इसको तहाकर लिफाफे में रखा। इसके बाद इसने उसको कुछ छूट देने के लिए कहा। दुकानदार का कहना था कि उसको ये बेचकर 1 पैसे का लाभ तक कमाना नहीं, किंतु वह भी अपनी बात पर अड़ी रही। मात्र 5 रुपए के लिए इतना शोर, इतना बक-बक। इसमें 15-20 मिनट बीत गए। मैं बोर हो गया उनका ये बक-बक सुनकर। इतने में मेरे कानों में यह आवाज गूंज गई, जी कैसे हो? मैं चौंक गया, पीछे की ओर देखा। पहचानने में देर नहीं लगी। हाँ, यह उषा थी। 5 साल पहले का उसका यौवन, किंतु आज वह बात नहीं रह गई थी।
चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही थीं और देह मानो सूखी मछली। मैंने उसकी ओर जब ध्यान से देखा तो हंसी की मुद्रा में कहा, बस चंगा हूँ। जब हम घर की ओर चल दिए तो रास्ते में उसने मेरे साथ एक बात तक नहीं की। मैंने उसे नहीं पूछा कि तुमको यह एकदम क्या हो गया। अभी तो बुलबुल की तरह चहचहा रही थी और देखते ही देखते जुबान पर ताले क्यों पड़ गए। जब हम घर पहुंचे तो वह खुल गई। ये कौन थी जिसके साथ अभी बात कर रहे थे? ये तो मेरे मित्र की पत्नी है। इस समय ये दिल्ली में रहती है। मैंने कहा, मित्र की पत्नी? मगर उसका तुम्हारे साथ इस तरह दोस्तों का सा व्यवहार, मुझे इसमें कुछ भनक लगती है। समझे? उसके स्पष्ट शब्द। कैसी बातें करती हो तुम? इतना शक्की। मेरा उत्तर था, सच कहती हूँ, मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ। इसका चरित्र दागदार है। ये वही औरत है जो दुल्हन बनकर पति ने हमारे मोहल्ले के सर्वानंद के बेटे की शादी में किसी पराये मर्द के साथ पकड़ा था, और यही तुम्हारे दोस्त है। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा सिर, क्या बकती हो? इससे बढ़कर किसी शरीफ औरत को मैंने देखा ही नहीं है। मेरा उत्तर था, तुमको ये शरीफ लगेगी। इसके क्या कहने हैं? ये तो तुम्हारी दोस्त है न। उसके कहने में व्यंग्य था। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं एकदम बोला, दफा हो जा यहाँ से। इस तरह बात बात पर शक लाना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। मैं तो छोटा बच्चा नहीं कि तुम मुझे इस तरह चिढ़ाती रहोगी। मेरे शब्द स्पष्ट थे। मेरा इतना ही कहना था कि उसका चेहरा तमतमाया। वो कमरे से बाहर निकल आई। इस तरह मैं यहाँ अकेला रह गया। अचानक मेरी नज़र सामने लगे दीवार पर लगे उसके आदमकद फोटो पर पड़ी। हाँ, ये वही फोटो है जो मैंने उसके साथ शादी से पहले लिया था। उस दिन यहाँ बागे बहू में मेला लगा था। मार्च अप्रैल का महीना था। यहाँ चारों ओर फूल ही फूल देखे जाते थे। इस दिन हमने भी यहाँ आने का कार्यक्रम बनाया। यहाँ हमने एक साथ यह पहला फोटो लिया कि अचानक वर्षा घिर गई और हमारे कपड़े भीग गए। हमने थरथरी सी महसूस की। इसे हमारे एक साथ कई फोटो लेने की योजना एकदम विफल हो गई। खान पान का सामान समेटकर हमने टैक्सी पकड़ ली और अपने अपने घर चल दिए। वर्षा ने हमारा कार्यक्रम जरूर चौपट कर दिया, किंतु मुझे उस समय आनंद आया। मैंने इस वर्षा का भरपूर मजा लिया। वसंत की बूंदें अगर थमते नहीं तो भी ये किसी की क्षति पहुंचाती नहीं। ये यहाँ के पेड़ पौधों को एक नया जीवन संचार करती है। इससे हरियाली विकसित होती है और सबसे बढ़कर यह धन धान्य का प्रतीक मानी जाती है। नए बीज बोने का आवाहन यही वसंत की फुहारें करती हैं। शिवरात्रि, नवरेह, नवरात्रा तथा वैशाखी के बड़े दिनों पर वसंत की फुहारें आने पर साल के लिए लाभप्रद और नेक शगुन माने जाते हैं। मैं तो यही सोच रहा था कि बाहर से बिजली चमकी, इसके बाद जोरदार गर्जन हुई और क्षण भर के लिए सारा वातावरण जगमग हो उठा। फिर जोरों की वर्षा हुई। छत से तड़ातड़ वर्षा का शोर सुनकर ऐसा लगने लगा कि बाहर से गोलाबारी हो रही है। किंतु ये वसंत में बरसते बूंदे नहीं थे, बल्कि यह बरसात में बरसने वाली छमाछम वर्षा। गर्मी की तपन से तपते बदन सहलाने के लिए यह वर्षा वरदान प्रतीत होती है। सूखे तालाब, झरने आदि लबालब पानी से भर जाते हैं। लोग खुशी से नाचते हैं, गाते हैं। किंतु इस वर्षा में उमस रहती है। यही उमस इन वर्षा के दिनों को गंदा करती। यही वह बरसात है जिसमें तरह तरह के कीट देखने को मिलते हैं। तरह तरह के सांप अपने बिल से निकलते हैं और जो फंस जाए उसको काटते हैं। प्रत्येक जानदार इसे किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। किंतु ऐसी बात भी नहीं कि बरसात से किसी को प्यार नहीं। बरसात तो इनकी जीवनदायिनी है, किंतु जब ये तबाही पर आकर इनके माथे पर कलंक बने तो ये गंदी बरसात नहीं है तो और क्या है। इसका पता नहीं लगता कि कब ये बरसे और कब थम जाए। वैसे मुझे इसमें फंसने का सही अनुभव हो गया है और अब मैं इसकी मार झेलने पर मजबूर हूँ। वसंत की फुहार से ज्यादा अब मुझे इस गंदी बरसात में बदन थरथर कांप उठता है। इसने मेरा विगत नंगा किया है और इसी के कारण मेरा वसंत के बूंदों का मजा किरकिरा कर दिया है। वैसे मेरा भी कोई दोष नहीं। गर्मी की तपन से जब मैं जल रहा था तो मुझे बरसात की बूंदों पर प्यार आया। वैसे तो पहल उसी की थी।
उमस के कारण यदि यह ऋतु बदनाम है तो इसमें मेरा क्या दोष। मुझे तो उस समय प्यार के बूंदों की जरूरत थी और मैंने इनका भरपूर इस्तेमाल किया, किंतु इस समय मुझे स्वयं के प्रति धिक्कार की भावना का सा उदय होने लगा है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका उत्तर मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एकदम सोचने लगता हूँ कि कितना महंगा पड़ गया आज उषा के साथ बातें करना, और उस दिन भी कितना शोर मच गया जब मैं पहली बार उसको वहाँ मिला। उस दिन, हाँ उस दिन, आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व, यही बरसात के दिन थे। हर दिन बारिश, किंतु इसी के साथ उमस भी थी। बारिश में भी दम घुटता था। सर्वानंद ने अपने बेटे गाशो की शादी इन्हीं उमस भरे दिनों में नियत की थी, जबकि शादियों का मौसम वसंत या शरद होता है। फिर भी किसी की शादी रुकती नहीं, अपने समय पर होती है, चाहे कुछ भी है। मैंने भी इस शादी में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भाग लेना तो जरूरी था, क्योंकि यह किसी पराये की शादी नहीं थी। यह अपने मित्र की शादी थी, जिसने हर कार्य में अब तक मेरा साथ दिया है। उस दिन उसी ने मुझे एक जबरदस्त बदनामी से बचाया। यदि वह न होता तो क्या पता मेरी हालत क्या हुई होती। फिर भी न इश्क छुपता है न मुश्क, इसकी बू किसी को भी आती है। किंतु मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा दोष क्या था। पहल तो उसकी थी। कश्मीरी पंडित शादियों का विशेष आकर्षण होता है नाच गाना और वनवुन या सामूहिक रूप से लोक गायन करना। यहाँ भी महिलाएं झूम झूम कर इसका आनंद रस लूट रही थीं। इन सभी के आकर्षण का केंद्र बिंदु था एक विशेष चेहरा, नववधू। वहाँ सभी का खिंचाव उसी की तरफ था। मैंने भी उत्सुकतावश उसी की तरफ देखा। सुंदर थी वह, कड़कती बिजली, सांवला रंग था उसका और ललाट पर टीका झूल रहा था उसका। आंखें चंचल थी उसकी, वह मानो एक ज्वाला थी जिसको देखकर मृत हृदय भी धड़क जाते थे। यहाँ ऐसा महसूस हो रहा था कि आज स्वर्गपुरी से किसी अप्सरा ने सर्वानंद के घर में पदार्पण किया है। यहाँ अब उसी को नाचना है, गाना है। इस बीच नववधू ने मेरी ओर कई बार देखा, आंखें नचाकर तथा एक अजीब सी खुशी का इजहार कर। जब वो मेरी ओर बार बार देखने लगी तो मेरा रोम रोम रोमांचित हुआ। वैसे मैं अपनी दृष्टि फेरने की कोशिश करने लगा, पर उसकी दृष्टि बार बार मन में गड़ने लगी। आखिर यह मेरी ओर ऐसे क्यों देख रही है? क्या यह मुझे जानती है? मैं उसकी ओर आश्चर्यचकित होकर रह गया। उसके होंठों पर हंसी थिरक गई। उसकी इस हंसी में न जाने क्या जादू था कि उसने मेरे मन पर काबू पा लिया। मैं बेकरार सा होने लगा। मुझे अब कहीं भी दिल बैठने को नहीं करता। इतने में मैंने सब पता लगा लिया। नववधू का नाम है उषा। उसकी शादी एक इंजीनियर के साथ हुई है। इनको भी मैंने देखा, हट्टा कट्टा और सुशील है। उम्र 25-30 साल तक है। शांत प्रकृति के लगते हैं, किंतु जरा गंभीर भी। बातचीत नहीं हो पाई उसके साथ, क्योंकि किसी ने परिचय नहीं कराया। मेरे साथ वाले कमरे में बैठे थे वो और शायद छकरी संगीत का रस लूट रहे थे। मैं भी इस कमरे में गया, किंतु इस समय मुझे ये संगीत नीरस लगा। जाने मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि दिल की गति अभी रुक जाएगी। यहाँ से मैं तत्काल खिसक गया और धीरे धीरे मकान की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर एक अंधेरी कोठरी में आ घुसा। वहाँ निस्तब्ध वातावरण था। यहाँ भी मेरा सारा सोच विचार, सारी कल्पना और सारी भावनाओं का केंद्र बिंदु बनी यही उषा। मेरी समझ में यह नहीं आया कि आज मुझे क्या हो गया। मैं तो ऐसी नारियों से कोसों दूर रहता, किंतु उषा ने मेरे मन को जिस तरह पढ़ लिया, उसको अब फिर से नियंत्रण में करना मुश्किल हो गया। मैं बेचैन सा होने लगा। कुछ नहीं सूझा, क्या करूं? मैं इस अंधेरी कोठरी में यूं ही लेट गया। दीवार के साथ लगे तकिए पर जब मैंने सिर रखा तो कुछ समय के लिए मेरी आंखें लग गईं। शायद इस समय रात्रि का दूसरा पहर था। मैंने अपने चेहरे पर किसी के मरमरी हाथों का स्पर्श महसूस किया। मुझे किसी ने जगाया। मैं एकदम चौंक गया, ठिठका और मुड़ा। जब मैंने हाथ उठाए तो मुंह से एकदम निकला, कौन? मैं हूँ उषा। घबराए नहीं, उसने इस तरह कहा कि जैसे वह मुझे कई सालों से जानती थी। मैंने घबराते हुए कहा, तुम यहाँ किस लिए? कुछ नहीं, बस यूं ही। ये कहते हुए वह मेरे करीब आने लगी। कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? इस काल कोठरी में इस तरह?
मैं तुमको नीचे ढूंढ रही थी। उसने कहा, मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं यहाँ आया। मेरा उत्तर था, मुझे भी नींद आ रही है, साथ साथ सोएंगे। उसका उत्तर था। उसकी यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। यह क्या कह रही है? मैं तो उसको जानता तक नहीं, उसके साथ दूर का रिश्ता भी नहीं, और यह यहाँ तक कैसे आ गई? ये कैसी औरत है? लगता है कि या तो यह पाकदामन नहीं है या पागल है। ऐसा भी हो सकता है कि यह मुझे किसी भी तरह फंसाना चाहती है। मैं तो यही सोच रहा था कि वह बोली, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? इस समय मैं कुछ न कहने की स्थिति में हो गया। वह मेरी रजाई के अंदर अपने आप को छुपाने लगी। मेरे कान से कान सटाकर कहने लगी, यही अनुकूल समय है, क्या समझे? मैंने चौंक कर कहा, यह क्या कहती हो मुझसे? उषा हठात जोर से हंसी। बोली, क्या समझे तुम? हम तो कोई अपराध नहीं करने जा रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ केवल एक। मैं उसकी ओर तकता रहा, फिर अपने आप से कहा, ये कैसी औरत है? इस समय मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने मुझसे फिर पूछा, क्या सोच रहे हो? मैं चुप रहा, कोई निश्चित उत्तर न दे सका। मेरी इस चुप्पी से वह जल भून गई। फिर एक लंबी आह भरकर कहने लगी, काया। ये सुनकर किसी ने मानो मेरे मुंह पर चांटा मारा। मुझे स्वयं को धिक्कारने की सी तबीयत हुई। सोचने लगा कि जो साहस एक औरत में है, वह मुझ में नहीं। सच कहा इसने कि मैं एक काय हूँ। इस बीच पता नहीं कि कौन इस अंधेरी कोठरी के दरवाजे पर रुका और खड़ा हो गया। इस निस्तब्ध, परित्यक्त तथा अंधेरे कमरे में हम दोनों का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, और इस आदमी का चेहरा हम कैसे देख सकते थे? इतने में उसने माचिस की तीली जलाई। कुछ क्षण के लिए जलती हुई तीली का प्रकाश इस अंधेरी कोठरी में आ फैला। मेरा कोई दोष नहीं था, पहल उसकी थी। यदि किसी उन्माद के अधीन मैंने उसको खींचकर अपनी बाहों में भर लिया था तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मेरे स्थान पर यदि कोई दूसरा और होता तो फिसल जाता, फिर भी मैं संयम में रहा। उस आदमी को मैंने अच्छी तरह पहचान लिया। यह उषा का पति था। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? बत्ती क्यों नहीं जलाई है? ये कौन तुम्हारे सामने? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। उषा के पति ने एक ही सांस में सब कुछ कहा। उषा एकदम कोठरी से बाहर आई और रंग उड़े चेहरे से बोली, यहाँ एक आदमी है, इन्हीं को बुलाने आई थी। इतने में उषा के पति ने माचिस की दूसरी तीली जलाई। कोठरी में प्रकाश फैलकर उसने मुझे देख लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं अपने को हिला ही न पाया। जलती तीली बुझ गई और कोठरी में फिर अंधेरा हो गया। कहीं वह मुझे मार मारकर भुरकस न निकाले। सबसे बढ़कर मुझमें इस बात का डर पैदा हो गया कि कहीं वह ये किसी से न कह दे। निरपराध होकर भी इसे मेरी बदनामी होगी, मेरे मान सम्मान पर आंच आएगी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, पहल तो उसकी थी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया। न जाने उसने क्या सोचा होगा। इस समय मेरे दिल में ऐसे ही ख्याल आने लगे। जलती तीली जब पूरी तरह बुझ गई तो वह सीढ़ियां उतरते नीचे आया। उसके साथ उषा भी थी। सुबह को जब मैं नीचे आया तो इस बात का डर था कि कहीं उषा का पति न डांटे फटकारे या सभी के सामने अपमानित करे। इस बात का भी कुछ कम डर न था कि वो उषा को मार मारकर खाल न उतारे। मैं सीधा उस कमरे में प्रवेश कर गया जहां इस वक्त भी छकरी तुनकनारी की थाप पर गाई जाती थी। इस गायन में उषा भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। मर्दों की टोली में उसका पति बैठा इस रसीले संगीत का आनंद रस लूट रहा था। दोनों ने मेरी ओर देखा किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि सब कुछ सामान्य है, जैसे कुछ हुआ ही न था। तभी मुझे महसूस होने लगा कि उषा के पति ने इस बात का कोई महत्व नहीं दिया है। इस बात को हुए आज पूरे 7 साल हो गए। अब तक मैं सब कुछ भूल गया था, किंतु इस प्रकार भाग जाना और मेरा उसको किसी पराये मर्द के साथ हाथ में हाथ मिलाकर देखना, इसे मेरे दिल में पुरानी यादों का तूफान सा उमड़ आया। इससे मानो मेरे जीवन इतिहास के पन्ने पलटने लगे। मन में संदेह का काला नाग रेंगने लगा। बहुत शरारत आई उस पर। जी में आया कि यही उसके बाल नोच लूं, मार मारकर उसकी खाल उतार लूं, दोनों को पुलिस के हवाले कर लूं।
सभी को कह दूं कि वह किस प्रकार बहाना बनाकर महीनों से घर से गायब रहती है, किंतु नहीं। आज मैं जान गया कि पति की उपेक्षा भी पत्नी के लिए धीरे धीरे प्रभावकारी जहर होता है और बाद में ढलती उम्र वह चरित्रहीन हो जाती है। इसलिए मैंने उस समय कोई जिरह नहीं की। मेरे सामने उषा के पति की तस्वीर सामने आई, जिसने उस दिन उषा को माफ़ी दी, और कोई जिरह नहीं की जब उसने इसको मेरे साथ बाहुपाश की मुद्रा में कालकोठरी में पकड़ा।